1 विलियन में 120 ml पानी और 40 ml अम्ल है, तो आयतन प्रतिशत के आधार पर सांद्रता का परिकलन कीजिए। तो जो सांद्रता का परिकलन करना है ना, विलियन के, विलियन मतलब जो कम होता है, विलायक मतलब जो ज़्यादा होता है, जो पानी जो हमेशा विलायक की तरह कार्य करता है। तो ये हो गया सर 40/160 गुणा 100। ये अभी आया हुआ क्वेश्चन है एएलपी में, इसलिए करवा भी रहा हूं कि देख के जाओ, थोड़े बहुत यही आ जा रहे हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, तरीके आप अपने अपने लगा सकते हो, बाकी देखते हैं। अब एक ठेकेदार ने इस शर्त पर लिखा है, भैया देखो ऐसा है कि प्रत्येक काम करने वाले दिन पे 75 रुपये दिए जाएंगे उसको, ठीक है, और परंतु काम अगर नहीं करेगा तो उसके 15 रुपये काट भी लिए जाएंगे, और टोटल मजदूरी ये है, और 20 दिन के बाद आप हिसाब करने जा रहे हो। तो मैं ये कहता हूँ कि 20 के 20 दिन अगर वो काम पर आया है तो कितने रुपये बना लेता? अगर 20 के 20 दिन वो काम पर आता है तो 1500 रुपये बना लेगा। बोलो ना, आप कैसे बोल सकते हो सर? क्योंकि 75 रुपये प्रतिदिन तो जा रहा है ना, तो 20 के 20 दिन अगर वो काम पर आ रहा है तो 1500 रुपये वो बना लेगा। हाँ या ना? हाँ या ना बोलिए। चलो सर, बढ़िया लगा ये बात। अगर मैं अब अगला पॉइंट आपसे कहता हूं कि वो एक भी दिन नहीं आया तो उसको 300 रुपये देने पड़ जाएंगे ठेकेदार को, क्योंकि वो 15 रुपये पर दिन का उसका कटिंग भी तो चल रही है, तो वो उसको जेब से देने पड़ जाएंगे। लेकिन वो आ रहा है जा रहा है, मतलब ये है उसकी प्रेजेंट और ये है उसकी एब्सेंट, तो कुल मिलाकर उसको 1140 मिल रहे हैं। तो बस एलिगेशन जिंदाबाद रहता है दोस्त। मैं आपको ये जो सिखा रहा हूं ना, ये बहुत ही गजब की चीज है। ये 360 और इसमें से अगर ये हम करेंगे तो ये हो गया सर 1440। अब आप इसको देखो, 4:1 आ रहा है, यानी कि 20 दिन में से वो 16 दिन तो प्रेजेंट रहा है, 4 दिन एब्सेंट रहा है, और ठेकेदार ने हिसाब करके दे दिया उसका कि भैया तू 4 दिन एब्सेंट रहा है, इसलिए मैंने तेरे इतने रुपए काट के दे दिए हैं। ये आपके लिए बढ़िया क्वेश्चन बना दिया है। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा ये मुझे लेकिन अभी क्लासेस स्केड्यूल है ना, वो जरूरी है पहले। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई। ये 10 आपको मैंने ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, आरोही क्रम में ऑलरेडी अरेंज्ड हैं। तो डेटा की माध्यिका 24 है, तो x का मान बताओ। तो माध्यिका कैसे निकालते हो? 10 है तो सर 5वां पद और 6वां पद, 1 2 3 4, 5वां और 6वां बटे 2, यही आपको तरीका पता है। 5वां पद और 6वां पद बटे 2 बराबर हो गया 24। तो ये हो गया भैया 3x माइनस का 12 बराबर हो गया 48। 3x बराबर हो गया सर जी 60, x बराबर हो गया सर जी 20। तो x की वैल्यू निकालनी है बॉस, 20 आंसर आ गया। 4 है, 4 है, 4 है, 4 है। सर आंसर तो नहीं आ रहा। चलो, 2 अंकों की संख्या के स्थान बदलने पर, अगर मैं 62 बोलता हूं तो 26, अगर मैं 26 बोलता हूं तो 62, अगर मैं 37 बोलता हूं तो 73, अगर मैं 84 बोलता हूं तो मैं 48। अभी देखो बात अभी खत्म कहाँ हुई है, बात तो अभी शुरू हुई है, अगर आप ऑप्शन से ही चल रहे हो तो। क्योंकि मैंने भी आपसे कहा था कि भाई ऐसे क्वेश्चन है तो ऑप्शन से कर लेना, अब होने भी तो चाहिए ना फिर। हाँ, मूल संख्या से उतने उनमें से एक अंक के वर्ग के मान के बराबर से अधिक हो जाती है। मूल संख्या मैं इसी को मान रहा हूं। अब मैं आपसे कहता हूं कि इनका जो गैप आता है वो 4 का गैप है, तो 9 चौके 36, 4 का गैप है 9 चौके 36, ठीक है, 4 का गैप है 9 चौके 36, 4 का गैप है 9 चौके 36। क्या ये बढ़ रहा है? क्या ये बढ़ रहा है? यस। क्या ये बढ़ रहा है? क्या ये बढ़ रहा है? और किसी एक अंक का स्क्वायर है? यस। मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, बाकी आप बच जानो। बाकी सबसे अच्छा तरीका सिखा रहा हूं आपको मैं। बुद्धि लगाओ यार, और कुछ नहीं लगाना है दोस्त। सर आप कैसे 36 डायरेक्टली ले रहे हो? क्योंकि आपको ये याद नहीं होगा शायद, जब आप पढ़ते हैं बेसिक कंसेप्ट, तो आपको बता देना चाहता हूं कि जब अंकों को पलटते हैं तो जो उनका डिफरेंस होता है वो 9 के मल्टीपल में चलता है। अंकों के अंतर का 9 का मल्टीपल होता है, याद करो, और योग होता है 11 का मल्टीपल। मैंने बनाया एक ट्राइंगल, ये ए है, ये बी है और ये सी है। डी, बिंदु डी बीसी पर इस प्रकार है।
कि AD बराबर कितना हो जाएगा, BD है। ABC ये आपका एंगल दे रखा है 30 डिग्री। अब मुझे बताओ इसके सामने 30 है तो इसके सामने भी 30 ही होगा, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के अंदर दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उसके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। अगर ये 30 और 30 है तो ये 120 हो जाएगा, अगर ये 120 है तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। पूछा क्या जा रहा है, ADC बताइए। बेलन की त्रिज्या 40% कम हो जाएगी तो 5 से अगर 2 की कमी हो गई तो 3 हो गया, R² H होता है, तो 5 से अगर 2 की कमी हो गई तो 3 हो गया R²। H कितना हो जाएगा, 60% बढ़ रहा है, यानी कि कितना हो जाएगा 5 से 8, यानी कि 125 अगर आपका पहले था तो अभी 8 या 24 या 72, यहां तो बहुत बड़ी कमी आ गई 72, ये तो बहुत बड़ी कमी आ गई है और कमी दिख भी रही है आप लोगों को। तो मैं हिसाब से मेरे तो ये कह रहा हूं मैं 53 की कमी आ गई है, तो 125 के रेस्पेक्ट में अभी सॉल्व करूंगा तो देखो क्या आ रहा है, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 4 तिया 12, 5 चौकी 20 और 1 21/5, तो जवाब निकल कर आ जाएगा सर जी 42.4%। भाई 5 को लिख दो 10/2, तो आ गया आंसर। ऐश करो आप, मस्त रहो। लाइक 17,200 रुपये की राशि दो भागों में क्रमशः 8% और 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए उधार दी जाती है। यदि 2 वर्षों के बाद कुल ब्याज इतने रुपए है तो 8% की दर से उधार दिया गया धन कितना होगा। क्वेश्चन आपके सामने ही है, जवाब आपको ही देना है। मैं आपका समय शुरू कर देता हूं, आप आंसर दीजिए ना एक बार। अरे कुणाल कोई बात नहीं बेटा, चुप रहो शांत रहो, है ना। नहीं बताओ। ₹17,200 की राशि को 2 भागों में 8% और 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए उधार दिया जाता है। 8% और 10% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दिया जाता है। मैं कहता हूं सारा का सारा जो धन है वो 8% पर ही उधार दिया जाता, तब कुछ नहीं होता। तब ये होता कि भैया 17,200 रुपये का 8% की दर से तो ब्याज निकालते, फिर तो वो कितना आता, 8 दूनी 16, 7 8 56 और 1 57, 8 और 1 8 और 5 1376। लेकिन यहां पर 1 साल का ब्याज कितना आ रहा है, 1504। तो दोनों का डिफरेंस कितना है, तो 14 में से 6 गया तो 8 है, ठीक है। हाँ 149 में से ये घटा दो तो 9 में से 7 गया तो कितना आ जाएगा, 2, 128। तो 2% की वजह से अगर 128 रुपए का फर्क आ रहा है, यानी कि 100% का मतलब ये धन जो है वो 6400 होगा। अगर ये धन 6400 है तो 17,200 में से अगर 6400 में घटा दूं तो आंसर आ जाएगा सर 10,800। 10,800 आंसर आ गया, 10,800। सर x-3 से इसको विभाजित कर दीजिए, तो मैं ये कहता हूं कि x-3 को 0 के बराबर रखने पर, x बराबर 3 रखने पर, कभी भी विभाजित करने को बोले तो बराबर 0 के रख के जो x की वैल्यू आएगी ना वो पुट कर देना बस। और जैसी पुट करोगे वैसी देखो चमत्कार आपको दिखने लगेगा। 3 27 माइनस का 9 प्लस का 3 प्लस का 1, ठीक है। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं भाई 81 प्लस का 18 प्लस का 4, 81 प्लस का 22, 8 और 2 10, 103। तो जो बच रहा है ना वही आपका शेषफल होगा। देखो भाई, अर्धवार्षिक रूप से 5% चक्रवर्ती ब्याज की पेशकश करता है। अर्धवार्षिक रूप से 5%, तो 5% जो रेट है ये अर्धवार्षिक ऑलरेडी है। क्या है, ऑलरेडी अर्धवार्षिक है ये। सर हमें तो नहीं पता लग रहा, बेटा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा ना, यहां वार्षिक रेट थोड़ी लिखी हुई है, ऑलरेडी अर्धवार्षिक रेट है। तो फिर क्वेश्चन तो बहुत आसान बन गया, क्योंकि अगर मैं कहता हूं कि 1 जनवरी को पैसा डाला गया और 1 जुलाई को पैसा डाला गया,
1 जनवरी को पैसा डाला गया, 1 जुलाई को पैसा डाला गया, तो 1 जनवरी को जो पैसा डाला जाएगा 3200 रुपया, और 1 जुलाई पे जो पैसा डाला जाएगा 3200 रुपया, और यहां हो गया साल का एंड। तो इस वाले पैसे पर कितनी बार ब्याज लगेगा? 2 साल का। और इस वाले पैसे पर कितना लगेगा? 1 साल का। इस पर 1 साल का ब्याज, इस पर 1 साल, और 1 साल 2 साल का ब्याज। एग्री करते हो भाई साहब? 1 साल का ब्याज तो सबके लिए कॉमन रहता है। तो क्या मैं कह सकता हूं दोस्तों आपसे कि 3200 रुपए का 5% की दर से, क्योंकि अर्धवार्षिक दर ही है वो 5%, 160 रुपए बन गया। तो बस ये तो 160 रुपए बन गया, और इस पे क्या बनेगा? 160 पहले साल का, 160 दूसरे साल का, और 160 का 5%, यानी कि 20 का भाग दे देंगे 8। तो कुल आंसर आ गया सर जी 488। ये एक तरीका है जहां पर धन पर एक बार तो लगता है 1 साल पर, और उसी धन पर एक बार लगता है 2 बार 2 साल पर। क्लियर दोस्तों? पॉइंट आपको क्लियर हो गया क्या? सर मजा तो आया, लेकिन टाइम तो 20 सेकंड से ज्यादा लगा। कोई और तरीका है क्या? बिल्कुल है बॉस, सोचते हैं, चलो शॉर्टकट सोचते हैं, इससे भी ज्यादा शॉर्टकट क्या हो सकता है, देखते हैं। 5% अगर रेट है तो इतना तो आपको क्लियर हो गया ना कि भाई एक बार तो 5% लगेगा। धन तो समान है, 3200 ही डाले हैं दोनों तरफ ही, तो वो टेंशन खत्म है आपकी। और दूसरी तरफ 5% का सक्सेसिव लगेगा 10.25%। एग्री करते हो? तो जवाब आएगा सर जी 15.25%। एग्री करते हो? 15.25 को किस क्या लिख सकते हो? 15 सही 1/4। एग्री करते हो? 61/4। एग्री करते हो? किससे गुणा करना है? 3200 से। तो बस 488। एक शॉर्टकट ये है। और फिर देखो यूनिट डिजिट भी बचा लेगा आपको 8 इकाई अंक वाला। कि 2 ट्रेन है, अब आप बस मुझे बताओ कि लेंथ जुड़ जाती हैं, एक ही दिशा में चलेंगी तो रिलेटिव स्पीड आपस में घट जाएगी। 9 आ रही है रिलेटिव स्पीड, समझ में आ गई? 5/18 से गुणा कर दीजिए आप, और आप 16 सेकंड में पार करवा लीजिए। तो 9 दूनी 18, 2 अट्ठे 16, एल बराबर आ गया 20। तो जो लेंथ आ जाएगी ना प्रत्येक ट्रेन की वो 20 मीटर आ जाएगी। आयताकार खेत का परिमाप 386 मीटर है। इसकी 2 आसन्न भुजाओं के बीच का जो अंतर है वो 95 मीटर है। तो आयताकार खेत का परिमाप होता है दोस्तों 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। अब 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई कितना है? 386 है। लंबाई प्लस चौड़ाई कितना हो जाएगा सर जी? 193 हो गया भाई। अब अंतर कितना दे रखा है सर? लंबाई माइनस चौड़ाई कितना हो जाएगा? 95। करते हैं कुछ, यहां से आप लंबाई निकालो पहले। तो सर जी 8, और ये हो गया 288/2, ये तो हो गया 144। और अगर चौड़ाई निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 193 माइनस का 95/2, ये हो गया 49। अब आप समझ जाओ कि ये एक वर्ग भी है, तो अगर वर्ग है तो वर्ग की भुजा उस मतलब वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है अगर, तो 144 × 49 करेंगे तो वर्ग की भुजा आ रही है 12 7 84, और यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन उम्मीद करता हूं मजा आया होगा आपको, और सीखने को भी बहुत कुछ मिल रहा होगा इन सभी प्रश्नों के बिहाफ पर। एक इमारत को साफ करने के लिए 42 सफाई कर्मचारियों को नियुक्त किया जाता है। उन्होंने क्या किया है? 10 दिन के बाद 12 कर्मचारी चले गए। अब बड़े ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन बहुत दमदार है भैया, ठीक है भाई। 25 दिनों में काम करने के लिए 42 कर्मचारी थे, लेकिन यहां पर क्या हुआ? 10 दिन के बाद में, यानी कि 10 दिनों तक 42 लोगों ने काम किया है। तो 42 लोगों ने 10 दिन तक काम किया है, तो 42 लोगों का 15 दिन का काम शेष है। 25 दिन में काम होना था, 10 दिन काम हो चुका है, 25 में 10 घटाएंगे, 15 दिन का काम शेष है 42 लोगों का। 12 कर्मचारी चले गए हैं, कह रहा अब हमें काम 10 दिन में करवाना है। बेटा ये काम 10 दिन में करवाना है, कितने आदमी होने चाहिए? M1D1 बराबर M2D2, M1D1 बराबर M2D2, काटो छाटो, 5 दूनी 10, 5 त्रिका 15, काटो छाटो भैया, 2 से काटेंगे कितना आएगा? 21 आएगा। n की वैल्यू क्या आई? 63 आई। वर्तमान में हमें कितने आदमी चाहिए? 63 आदमी चाहिए। मेरे पास अभी है कितने? तो आप कहेंगे जरा ध्यान देना, यहां पर
ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चन बेटा बिल्कुल आएगा, आया था, निकल भी गया, आपने ध्यान ही नहीं दिया। देखो जरा यहां पर n बराबर 63, पहले 42 लोग थे, 42 में 12 चले गए तो आपके पास 30 ही तो बचे, 42 में 12 चले गए तो अभी आपके पास कितने हैं, 30 लोग हैं, और चाहिए कितने, 63, तो आपको 33 लोग बढ़ाने पड़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कर्मचारियों को काम पर कितने और, ध्यान देना कितने और, तो भैया 30 लोग हैं और 33 और ले आओ तभी तो 63 बनेगा, तभी तो 63 बनेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आएगा, 33 आया कि नहीं आया, है ना, बताओ भैया 33 आया कि नहीं आया, बताओ कोई दिक्कत। धारा के प्रतिकूल नाव की चाल और धारा के अनुकूल नाव की चाल का 60% है। धारा के प्रतिकूल नाव की चाल धारा के अनुकूल नाव की चाल का कितना परसेंट है, 60% है। क्या मैं यहां पर ये कह सकता हूं क्या v प्लस यू और v माइनस यू का रेशो क्या हो जाएगा, क्या आप सोच सकते हैं कि सर 5/3 हो जाएगा? क्या मैं कह सकता हूं क्या कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाने पर v और u का रेशो हो जाएगा सर जी 5 और 3 8 और 5 में से 3 गया तो 2 हो जाएगा, यानी कि 4:1 हो जाएगा। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई तकलीफ है तो मुझे बता दे, क्योंकि कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो ऐसे ही लगता है। अब शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल से 6 किलोमीटर अधिक है। शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल से, यानी कि अगर मैं अनुपात में 3 का अंतर बता रहा हूं तो क्वेश्चन 6 का अंतर बता रहा है, तो 1:2 हो गया, यानी कि यहां से मुझे स्पष्ट हो गया कि नाव की चाल तो 8 है और धारा की चाल कितनी है, 2 है। यह भी बात सही है। तो धारा के अनुकूल 70 किलोमीटर, तो धारा के अनुकूल 70 किलोमीटर यानी कि v प्लस यू 10, और धारा के प्रतिकूल यानी कि 30 किलोमीटर यानी कि v माइनस यू 6। टाइम 7 घंटे यहां पर, 5 घंटे यहां पर, तो कुल 12 घंटे आंसर आ रहा है। और उम्मीद करता हूं किसी का गलत ना हो, क्योंकि पेपर में बोटन स्ट्रीम से भी क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। वर्गाकार टुकड़े का क्षेत्रफल, कभी भी कोई वर्गाकार टुकड़ा होता है उसका एरिया दे रखा होता है, ये तो एरिया दे रखा है, तो आपको अगर मान लो स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता तो ये तो आता है 40 का स्क्वायर होता है 1600, तो मैं कैसे याद रख सकता हूं और मैं अपने स्टूडेंट्स को कैसे याद रखना सिखाता हूं वो भी बता रहा हूं। मैं ऐसे याद रखना सिखाता हूं मेरे दोस्त कि जैसे 40 का स्क्वायर 1600 है, तो 1600 से जस्ट पहले ही तो है, तो आप ये बताओ 1600 से जस्ट पहले यानी कि 40 के स्क्वायर से जस्ट पहले ऐसी कौन सी संख्या है जिसका इकाई अंक 1 बन जाएगा, 39। तो आप लोगों की जो भुजा हो जाएगी वो 39 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, ये बताओ पहले आप। अब कांच के टुकड़े और मेज की एक धार के बीच की चौड़ाई दे रखी है, ये 9, ये 9, तो दोनों तरफ, तो पूरी मेज की लंबाई कितनी हो जाएगी, 39 + 18 57। त्रिभुज है ABC जिसका परिकेंद्र कितना है O। अच्छा याद रखो भैया, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसमें परिकेंद्र, अंतराकेंद्र, माध्यक, माध्यिका सब एक ही होता कि नहीं होता है ना, बताओ भैया, सब एक ही होता है कि नहीं होता, सब कुछ एक ही होता है बेटा, ये बात याद रखो। और ये बात किसमें होती है, समबाहु त्रिभुज में। तो अगर ये O है, यहां पर कितना है ना, तो अगर ये कितना दिया बेटा, BOC दिया उसने, तो BOC और ये क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। तो कह रहा है कि BOC का मान बताओ। अब मेरी बात बड़े ध्यान से समझो, समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, अच्छा परिकेंद्र है, परिकेंद्र इसका मतलब बाहर से एक सर्कल इसमें बना होगा कि नहीं बना होगा, ये तो समझ रहे हैं, क्योंकि परिकेंद्र बोला उसने, सरकम सेंटर बोला है, तो बेटा ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। और एक आपने थ्योरम पढ़ी होगी कि केंद्र पर बना कोण परिधि पे बने कोण का दुगना होता है कि नहीं होता है। ये मेरे मित्र थ्योरम होती है, रट लेना, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण के दोगुने के बराबर होता है। अगर थ्योरम पता है तभी ऐसे क्वेश्चन कर पाओगे, है ना, अगर थ्योरम पता है तभी ऐसे क्वेश्चनों को आप उड़ा पाएंगे। टंकी में छेद है जो भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर देता है, यानी आउटर कह सकते हैं, 10 घंटे में खाली कर देता है। अगर टैंक पूरा भरा हुआ है तो भरने वाले नल जो टंकी में 4 लीटर प्रति मिनट पानी डालते हैं खोल दिया गया तो छेद को टंकी खाली करने में 15 घंटे का समय लगेगा। यानी फिलर और आउटर दोनों काम कर रहे हैं, फिर भी टंकी खाली होगी और 15 मिनट का समय लगेगा। अब एलसीएम बताओ, बताओ भाई एलसीएम। यार ये तो एलसीएम बता ही सकते हो बूढ़े दादा लोग, 10 × 30 और 15 दूनी 30। अब मेरे पास ये -3 -2 आ गया। आउटर की क्षमता कितनी हो गई, -3। कितने में से 3 माइनस करें कि -2 आ जाए, तो कहोगे सर 1 में से 3 माइनस करो, -2 आ गया। यानी फिलर वाले की क्षमता कितनी आ गई, 1 आ गई।
फिलर वाले की क्षमता कितनी आ गई, एक आ गई। फिलर की क्षमता कितनी आ गई, एक आ गई। इतनी बात क्लियर हुआ है। इसमें बताओ किसी को कोई समस्या आई है, कोई भी ऐसी परेशानी है? नहीं है। अब आगे पढ़ो। कह रहा है अगर भरने वाला नल जो 4 लीटर प्रति मिनट, और यहां सब घंटे में खेल रहे हैं, जो 4 लीटर प्रति मिनट यानी 1 मिनट में 4 लीटर, तो 1 घंटे में 4 गुणे 60 लीटर पानी डाल रहा होगा। पूरी टंकी कितने देर में भर देगा? टंकी की क्षमता है 30, 6 × 18 = 72, खत्म। अगर इसकी क्षमता कुछ और आई होती तो मैं उससे लेकर इसको जाके फिर डिवाइड कर देता। अगर क्षमता कुछ और आई होती तो मैं उससे डिवाइड कर देता। एक आई है तो मैं एक लेके चलूंगा। कितना आसान है यार ये सब क्वेश्चन हैं। बच्चों वाले क्वेश्चन आपके पास आ गए। मान लो पहले 100 रुपए का सामान था, उसने कहा कि मैं 5% के लॉस पर बेचूंगा, तो मैं 95 का बेचूंगा कि नहीं बेचूंगा? 100 का सामान 95 बेचूंगा, ठीक है। अगर मैं 10% कम पे खरीदता, यानी मैं 90 रुपए में खरीदता, तो मुझको प्रॉफिट होता 30% का, यानी मैं सीधे x का 130% निकालता, तो 13 9 117 में मैं बेचता। तो मैं कितना ज्यादा में बेच रहा हूं? तो 22 रुपए में ज्यादा में बेच रहा हूं। वो कह रहा है वो 33 रुपए ज्यादा होता। 22 की वैल्यू 33, तो 100 की वैल्यू 150। कैसे? ऐसे 22 की वैल्यू 33, तो 100 की वैल्यू, तो भैया 33 बटे 22 और गुणे 100। 11 दूनी 22, 11 तियां 33, 2 से काटा 50, 50 तियां 150। बोलो मजा आया कि नहीं आया? कितना आसानी से कर पाए हैं, ठीक है। और इसी के साथ ये क्वेश्चन 5वां भी आपके दिमाग के अंदर पहुंच गया। आप आया सबका? अब देखो समझो मेरी बात को। किसी भी बहुभुज के आंतरिक और प्लस बाह्य एक्सटीरियर, इसको जोड़ने पर 180 एंगल आना चाहिए। किसी भी बहुभुज के आंतरिक को जोड़ो प्लस बाह्य को जोड़ो, 180 डिग्री बनता है। फायदा क्या होता है? अगर मुझे नंबर ऑफ साइड बताना है तो 360 को मैं बाह्य से काट डिवाइड कर दूं, तो बाह्य कितना होगा बाबू? तो कहोगे सर 45, तभी तो 135 में 45 जोड़ोगे तो 180 होगा, और 135 अंदर वाला दिया था। यानी बाह्य कितना हो गया? तो हम कहेंगे सर 45। 4 8 32, आंसर कितना आ गया? सी। क्या सी सभी का आया है? क्या सबने धमाल मचाया है? बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, अब मैं पूछता, अगर किसी बहुभुज के नंबर ऑफ साइड 8 हैं तो इसके टोटल विकर्णों की संख्या कितनी होगी, यानी डायगोनल्स टोटल कितने होंगे? अगर किसी बहुभुज के भुजाओं की संख्या 8 है तो उसके डायगोनल्स की संख्या कितनी होगी, यानी विकर्णों की संख्या कितनी होगी? तो मैं इसके लिए क्या करता हूं? फॉर्मूला लगाऊंगा। ऐसे निकाल नहीं सकते कि गिनना शुरू कर दिए। n(n-3/2) लगा दूंगा ये फॉर्मूला। n मतलब कितनी भुजा है? 8। n-3 मतलब 8 में से 3 घटाइए 5/2, 2 चौका 8 और 5 चौका 20, यानी मेरा आंसर कितना आएगा? 20। क्या कमेंट में 20 छाया है? और लगभग सभी का सेम आंसर ही आया है। ठीक है भाई, लगा पा रहे हैं? यानी बहुभुज से संबंधित किसी तरह के प्रश्न में अब थोड़ी समस्या कम आएगी। परिवर्तन होगा आपका। और क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक समूह में लड़के और लड़कियों का अनुपात 7 और 6 13 है। तो पहले हम लोग क्या करते थे कि देखिए इनको जोड़ लेते थे कि 7 और 6 13 है। 13 का मतलब ये हो गया ना, हाँ 13 का मतलब ये हो गया कि 13 से कटने वाला आंसर हो सकता है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि पूछा क्या है, इस समूह में लड़के और लड़कियों की कुल संख्या कितनी थी। तो 13 से कटने वाला नंबर ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। तो बोलेंगे 13 से तो सभी कट रहे हैं, ऑप्शन से लग कहाँ रहा है ये, ठीक है। लेकिन अगला लाइन भी पढ़िए, थोड़ा सा एडवांस बनना होगा आपको, दूसरे से एक अलग तरीके से सोचना पड़ेगा, जिससे आप क्या कर सकते हैं, अपना टाइम बचा सकते हैं एग्जाम में। और अगर आपको ये बढ़िया लगता है, अगर आपको ये ट्रिक समझ में आती है, इस तरीके से सोचने का ये जो थॉट प्रोसेस होता है, इसको अगर चेंज करने में आपको अगर बढ़िया लगता है तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे। तो एक बार देखते हैं फिर से क्या होगा। फिर क्या हुआ, ग्रुप में 4 लड़के समूह में आते हैं और 3 लड़कियां समूह से जाते हैं, तो अनुपात 4-3 का हो जाता है, ठीक है। 4-3 का हो जाता है। लेकिन आप खुद से अपना दिमाग ले, 4 लोग आए और 3 लोग चले गए, मतलब कितने बढ़े? 1 बढ़े। 4 आए 3 चले गए, कितने बढ़े? 1 बढ़े, मतलब 1 बढ़ जाएगा संख्या पहले से। तो अगर मैं 1 इसमें सब में बढ़ा दूं, 1 सब में बढ़ा दूं यहाँ पे, तो 1 बढ़ाने के बाद जो नया अनुपात है वो 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7। अब 7 से कटने वाला नंबर हो चाहिए हमको, कि 7 से कटने वाला कौन सा? तो बोलेंगे ये नहीं कटेगा, 92 नहीं कटेगा, 79 नहीं कटेगा, लेकिन 15 से ये कट जाएगा 7 से 15 बार में। तो कौन सा वाला आंसर सही होगा? डी वाला हो गया। मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचते हैं ना, तो आप एक्स वाई से बच जाते हैं, या फिर कोई भी और इक्वेशन बनाने से बच जाएंगे, क्योंकि इसमें 4 अगर घटाना ही पड़ेगा और 3 जोड़ना पड़ेगा तो बेसिक से ही जाना पड़ता है। तो यहाँ पे भी आप अपना जुगाड़ लगाएंगे और सोचेंगे तो आपका टाइम क्या हो जाएगा? सेव हो जाएगा। थोड़ा सा बदलिए, अपना नजरिया बदलना है आपको। और क्या करेंगे इसके बाद, आप 3 4 5 सेकंड 10 सेकंड में मैक्सिमम मान लेते हैं, उतने समय में लगा सकते हैं बड़े बड़े क्वेश्चनों को भी। 2 साल का क्वेश्चन में क्या दिया? साधारण ब्याज। तो 2 साल का 4% का साधारण ब्याज कितना होता है? 8% होता है। बस
क्वेश्चन ने पूछा क्या डिफरेंस, डिफरेंस मतलब 4 का स्क्वायर 16, 2 अंक पे दशमलव लगा लीजिए। ये इसका आधा है क्या कि नहीं, 2 गुना है ये, लगभग क्या है 2 गुना है, पॉइंट को भूल जाइए 2 गुना है। तो हमसे पूछा क्या है, इसका भी 2 गुना कर देना है, बस इसका 2 गुना भी करेंगे तो ये 28 तो आएगा ही आएगा आंसर में, लेकिन दशमलव में आएगा क्योंकि ये दशमलव था तो 2 अंक पे यहाँ भी दशमलव कर लेंगे, ये वाला हो गया आंसर। यानी निकालना पड़ेगा। मैं बेसिक बताऊं ताकि आप वहां पर जाके भूल ना जाना आने को। देखो, कमा रहे हैं 5x और खर्चा कर रहे हैं 35,400, कमा रहे हैं 7x, खर्चा कर रहे हैं 48,600, और ये कह रहा है कि बचत हो रही है 2 और 3। मैं अपने कमाई में से बच्चों खर्चा माइनस कर दूंगा तो क्या मैं बचत नहीं निकाल पाऊंगा? निकाल लूंगा बस, क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 पचे 15x माइनस 0 0 3 चौका 12, 3 पचे 15x 16, 3 त्रिका 9 1 10 बराबर 7 दूनी 14x माइनस 0 0 2 छक्का 12, 48 दूना 96 और 1 97। 15 में से 14 घटा लो, सिर्फ x बराबर उधर, ये उधर जाएगा तो 1,62,100 में से 97,200 घटाओगे, 9 7 16, 9,000 की वैल्यू, एक की वैल्यू आ गई 9,000। और अपन लोग को क्या बताना है? अपन लोग को बताना है 2 की वैल्यू। एक की वैल्यू 9,000, 2 की वैल्यू 9 दूनी 18,000। खत्म। मैं कुछ करा नहीं भाई साहब, हमने क्या करा, x को x के पास ले, तो 15 में से 14x माइनस हो गया, और 1,06,200 को इधर ले आए, उसमें से 97,200 माइनस कर दिया। ठीक, क्लियर हो पाया? अच्छा लग रहा है? ये कैलकुलेशन स्पीड आपके अंदर कैसे आएगी? जब आप थोड़ा सा प्रैक्टिस पे ज्यादा काम करेंगे तो कैलकुलेशन स्पीड अपने आप आ जाएगी, लेकिन प्रैक्टिस पे काम नहीं करेंगे तो स्पीड नहीं बढ़ेगी। तरीका दिखाऊं बच्चों, आओ। मेरे पास 10,000 रुपए थे और कितने हो गए, 12,544। अभी मैं अपने एनटीपीसी वाले बैच में बच्चों को एसआई सीआई ही पढ़ा के खत्म किया हूं, समय कार्य स्टार्ट किया हूं। जब सीआई पर 2 साल में कोई पैसा बढ़ता है, मुझे 1 साल पे आना है, तो मैं स्क्वायर रूट निकालता हूं। अगर ये वैल्यू स्क्वायर रूट नहीं निकल रही तो इसको मैं काटता पीटता हूं, लेकिन खुदा ना खास्ता ये 100 का और ये 112 का स्क्वायर रूट है, यानी 100 से पैसा 112 हुआ, यानी मुझे 12% का ब्याज मिल गया। ये सीआई के थ्रू है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। कह रहा है वही राशि यानी 10,000 रुपया, अगर वो 10,000 रुपया वही 12% पे देता 2 साल के लिए, तो क्या उसे 24% का ब्याज मिलता, यानी 12 दूनी उसे 2400 रुपए यहां पर ब्याज देना पड़ता। पहले 2400 था, मतलब सीआई एसआई पर उसे 2400 का ब्याज मिल रहा था, सीआई पे देखो 10,000 से 12,544 यानी 2544 का मिल रहा था। तो बताओ कितनी की बचत हो गई, 144 की। और मिला, पहले इस प्रश्न को समझो। कह रहा जो बाबू हारा है ना उसको मिला है 48। पूरा 100% होता है कि नहीं होता? यानी जो जीता होगा क्या उसको 54 मिला होगा, तभी तो कुल मिला के 100% वोट मिला। यार मेरे हिसाब से तो ये गैप 4% का आ रहा है, लेकिन वो कह रहा है वो तो 3% से जीता है। अरे बाप रे बाप, यानी 1% इनवैलिड हो गया होगा, और इसी की वैल्यू बतानी है कि इनवैलिड कितने हैं, यानी मुझे 1% की वैल्यू बतानी है। और कह रहा है 6,000 ज्यादा मिले थे, जिसका मतलब 3% की वैल्यू दिया था कि 3% का मतलब 6,000 है, तो 1% का मतलब 2,000 है। कितना अच्छा क्वेश्चन था, 1% की वैल्यू बतानी थी जो इनवैलिड था। 3 बिंदु हैं, त्रिभुज के हैं, केंद्रक बताइए। कुछ नहीं करना यार, सबका पहला खोपड़ी जोड़ो, 4 3 7 2 9 बटे 3, और पैर जोड़ो, 9 5 14, 14 1 15 बटे 3। तो सबका x एक साथ जोड़ दो और सबका y एक साथ जोड़ दो, x1 प्लस x2 प्लस x3 y3, y1 प्लस y2 प्लस y3 y3। ठीक है, तो कितना आ गया, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15। तो अगर केंद्रक पूछेगा तो यही लगा देना। ये फोर्थ रूट निकालना रहता, क्या निकालना रहता, फोर्थ रूट। फोर्थ रूट यहाँ पे शायद लिखा हो, मैं भी तो यहाँ देख लेते, जैसे फोर्थ रूट निकालना है हमको इसका। अब ये नंबर हमारे पास आ गया, तो एक नंबर हम ढूंढेंगे यहाँ से कि इसके पास वाला और इसके पास वाला। तो इसके ऊपर में फोर्थ रूट में हमारे पास 81 आता है। 81 एक ऐसा नंबर है, 3 का अगर देखा जाए तो 3 के पावर 4 हमारे पास 81 होता है, जो बाहर आ सकता है 3। और इससे छोटा जो हमारे पास आता है ना, वो हमारे पास नंबर में क्या आता है, 64।
नहीं, हमको फोर्थ रूट निकालना है ना, तो 3 के बाद 2 आएगा तो कितना आएगा, 32 आ जाएगा, या 16 लिख लेते हैं सबसे बढ़िया, ठीक है। फोर्थ रूट में क्या आएगा 2, क्योंकि देखिए ये 3 है और 2 इन दोनों के बीच में ही लाई करेगा, तो ये वाली वैल्यू तो हमारे पास 2 आ गई, तो 2 प्लस इनका डिफरेंस बड़े वाले नंबर का, तो देखिए ये वाला हो जाएगा 11 में से 6 गया, 5 आ गया, और यहां बचेगा 7 में से 1 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 6 आ जाएगा, तो ये कितना आ गया हमारे पास, 65 आ गया। और इन जो छोटे नंबर के साथ डिफरेंस है, देखिए ये वाला 14 है, 14 में से 6 गया, यहाँ पे कितना होगा 8, यहाँ 6 में से 1 गया, कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 आ जाएगा। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 सही 58 बटे में 65। तो इस तरीके से आप कुछ भी निकाल सकते हैं, वो स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, फोर्थ रूट हो, 5 रूट हो, 7 रूट हो, हर जगह जा सकता है। आप बोलेंगे ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, क्योंकि इस बार ग्रुप डी में एक और भी बन सकता है। वो क्या बन सकता है कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा दे दिया आपको कि क्यूब रूट आपको निकालना है 9 का, फोर्थ रूट निकालना है आपको 20 का, ठीक है, और स्क्वायर रूट निकालना है आपको कितना, 25 तो छोड़ देते हैं 26 का, और यहां पे आपसे बोला कि इसको बताइए कि कौन सा सबसे बड़ा, जैसे ये a बराबर है, ये b बराबर है, ये c बराबर है, तो बोल लिखिए कि a b से बड़ा होगा, या b a से बड़ा होगा c से, या c बड़ा होगा a से और b से, कुछ इस तरीके से ऑप्शन क्रिएट कर दी जाएंगे। ये क्वेश्चन का अगला लेवल होगा जो पूछा जा सकता है। अब देखिए जिनको ये क्यूब रूट निकालने ही नहीं आता है, या फोर्थ रूट निकालने नहीं आता, या फिर स्क्वायर रूट निकालने नहीं आता, नॉन परफेक्ट स्क्वायर का, वो इसको जज नहीं कर पाएंगे। अप्रोक्सीमेशन तो लगा के निकाल सकते हैं, लेकिन ये आना चाहिए आपको। अगर आप अच्छे लेवल के तैयारी कर रहे हैं तो ये हर एक चीज आपके पास रेडी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो पिछले साल आया था सिर्फ वही पढ़ लें और उसी से काम हो जाएगा, नहीं आएगा तो क्या करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि वही अब सेम रिपीट कर दे, सेम तो रिपीट होगा ही होगा, ऐसा नहीं कि नहीं करेगा। लेकिन अगर किसी के सेट में एक लेवल बढ़ा दिया तो उनका तो चला गया। जिनका वाले में रिपीट होगा वो तो ठीक है कि रिपीटेशन वाले क्वेश्चन आते ही आते हैं, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है रिपीट करते हैं। तो ये तो आपको आना ही चाहिए। जो नंबर यहाँ पे आया है ये 3 के 3 क्वेश्चन, इसके अलावा आपको ये भी तैयार रखना होगा कि इसके अलावा कोई नंबर आता है हमारे पास क्यूब रूट हो, कोई ऐसा नंबर जिनका क्यूब रूट आप नहीं निकाल सकते, जैसे रूट 65 हो गया, रूट में क्यूब रूट 67 हो गया, क्यूब रूट 68 हो गया, क्यूब रूट 70 हो गया, तो उनकी वैल्यू कैसे निकलेगी, वो आप दशमलव के अंक तक 2, 3, 4 अंक तक निकाल सकते हैं, या फिर फ्रैक्शन में निकाल सकते हैं। तो ऐसे ट्रिक आपको लगातार मिलती रहेंगे। बीच बीच में जो क्वेश्चन होते हैं जो सीधा आंसर निकलते हैं, वो कोई भी टॉपिक हो, एडवांस हो, नंबर सिस्टम हो, वो सारे आपको डेली हम लोग अपलोड करते रहेंगे 10 से 15 मिनट की। तो वीडियो को सभी लोग लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे। बाकी जो कमजोर बच्चे हैं उनके लिए मैं बता देना चाहता हूं थोड़ा सा कि 56 है, क्या हमारे पास 56 है क्यूब रूट में, तो इसके पास वाला हम एक ऐसे नंबर निकालेंगे जो इससे छोटा क्यूब रूट हो, ठीक है, इससे छोटा क्यूब रूट निकालना है। और इसके बड़ा वाला क्यूब रूट निकालेंगे तो इससे बड़ा वाला तो हमको दिख रहा है कि जो नंबर वो सबसे नजदीकी है वो 64 होता है जो बाहर आ जाता है, और इससे छोटा जो होगा वो 27 होगा जो क्यूब रूट में आ जाएगा। क्योंकि देखिए ये 3 का है, ये 4 का है, और इनके बीच में ही आंसर लाई करेगा। तो ये वाली वैल्यू हम नीचे लिख लेंगे 3, और प्लस में देखिए इसका डिफरेंस पहले नीचे में लिखना पड़ता है, इसका डिफरेंस नीचे में। तो देखिए ये कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से 3 हो गया, और यहाँ से देखिए ये 30 हो गया, तो ये 34 और 3 हमारे पास कितना हो जाएगा 37। एक बार फिर से देख लेंगे, 14 में 7 गया 7, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा 5 में, हाँ ठीक है। और इनका जो डिफरेंस होगा जो नजदीक वाला होता है ना छोटा नंबर, इनका डिफरेंस देखिए हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास 3 30 हो गया, और ये 16, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। 19 होगा ना, एक बार देख लेंगे, 19 से ज्यादा हो जाएगा। तो इधर वाला हमारे पास कितना है 26 और 3 29 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया 3 सही 29 बटा में 37, और यही हमारा क्या होगा, इसका क्यूब रूट होगा, इसका क्या होगा क्यूब रूट होगा। ऐसे आप फोर्थ रूट भी निकाल सकते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट 2022 वाले ग्रुप डी के लिए कि अभी तक स्क्वायर रूट पूछा था पिछले वाले एग्जाम में, तो क्यूब रूट का भी आपसे पूछ सकता है, और फ्रैक्शन में भी दे सकता है आंसर, और अलग से भी दे सकता है। तो दोनों के लिए बिल्कुल क्या रहे आप तैयार रहें। और हमें एक लिस्ट तारीख को पूछा गया था। अब रूट में 8 है हमारे पास, क्या है रूट में 8 है, तो रूट में 8 है तो देखिए इसको हम ऐसा लिख सकते हैं रूट में 80 और बटे में 10। ये 10 कहां से है, क्योंकि ये 100 से ऊपर नीचे गुणा किए तो ये बाहर आ गया। अब 80 के आसपास जो नंबर होगा देखिए हमारे पास ऐसा लिख सकते हैं रूट में 81 और माइनस में 1, ये आ जाएगा 9 माइनस में 1, और इसी का डबल 18, ठीक है, इसी का डबल कितना हो जाएगा 18। अब इसको चाहे तो देखिए क्या कर सकते हैं, इसका गुणा करिए 18 गुणे 9, 18 गुणे 9, और इसमें से हम 1 क्या कर लेंगे घटा लेंगे, तो 162 में से 1 चला गया तो ये हो
जाएगा 161 बटे में 18। अब इसको डिवाइड करिए, 18 से कितने बार जाएगा हमारे पास, 18 से इसको 8 बार ही ले जाएंगे और इसके बाद पॉइंट लगेगा, देखिए 144 हो जाएगा, 6 और इधर में 11 17 हो जाएगा, 17 का मतलब कि इसको 170 हो जाएगा, तो ये हमारे पास 9 बार चला जाएगा। ये कितने बार चला जाएगा, 9 बार, 18 9 162, अब ये 9 बार चला गया। इसके बाद यहाँ बचा है कितना हमारे पास, 8 बचा हुआ है और एक जीरो और लगा लेंगे हम, तो इसको कितने बार ले जा सकते हैं, 18 चौक 72, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई और इसको हम डिवाइड कर लेंगे 8.94। ये भी अप्रॉक्सी वैल्यू, एग्जैक्ट तो नहीं बोल सकते हैं इसको, तो 0.894, तो सबसे नजदीकी आंसर होगा 0.894, मतलब ये वाला। ठीक है, ये वाला आंसर हमारे पास क्या होगा, सबसे नजदीकी होगा। अब हम बात करते हैं क्यूब रूट के बारे में। ये भी क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे क्योंकि यहाँ पे c के साथ 4 आया हुआ है, तो a की वैल्यू तो देखिए 1 ही होगी, b की वैल्यू भी 1 ही होगी, c वाले में देखिए c की वैल्यू -2 तो होगी, लेकिन इसके नीचे में 4 है ना, तो ये 4 भी रहेगा, तो इसकी वैल्यू 1/2 हो गई। अब यहाँ पे रख लेते हैं, 2 सब में कॉमन है, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1 और c वाले की वैल्यू हम लिखेंगे -1/2। तो देखिए कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 और 2, ये वाला हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 और माइनस में 1 कितना हो जाएगा, 3, तो 3 लिख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिएगा, ये भी मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है और यहाँ पे भी हम आंसर देख के ही निकाल सकते हैं। a की वैल्यू क्या आएगी 1, b की वैल्यू क्या आएगी -6, c की वैल्यू क्या आएगी 4, लेकिन इधर कोएफिशिएंट देखिए b के साथ 9 है ना, तो यहाँ पे 9 से भाग दे देंगे, c के साथ 1 है तो 1 ही से भाग होगा, तो सबकी वैल्यू आ गई 3 से 3 बार, 3 से 2 बार, इसकी वैल्यू -2/3। अब सिर्फ आपको वैल्यू रखनी है, 2 गुणे में 1 रख लेना है, 3 गुणे में -2/3 रख लेना है, प्लस 4 गुणे में 4 रख लेना है। ठीक है, तो ये 3 से 3 कट जाएगा यहाँ पे हमारे पास, और ये हमारे पास -2 हो जाएगा, -2 और ये +2 से कट गया और 4 गुणे 4 16 आ जाएगा। ठीक है, 4 गुणे 4 कितना आ जाएगा, हो सकता है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, कैसा लिखेंगे इसको, अगर मैं इसको इस तरीके से लिख लूं कि ये हो जाएगा, ऊपर वाला 60 हो जाएगा, नीचे वाला 10 आ जाएगा बाहर में, क्योंकि 100 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये वाला 60, नीचे वाला 100। 100 से ही क्यों गुणा किया, क्योंकि हमको बनाना था यहाँ पे नीचे वाला नंबर एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो बाहर आ जाए रूट से। ठीक है, तो ये वाला हमारे पास नीचे में 10 फिक्स है। अब रूट 60 का कैसे निकलेगा, अब किस तरीके से निकालना चाहिए आपको, दोनों में से कोई अप्रोच लगा लीजिए, दोनों से सेम ही आंसर आने वाले हैं। तो 60 के आसपास जो नंबर हमारे पास है वो 64 है, तो 64 में से कितना घटाना पड़ेगा हमको 4, तब ये 60 बनेगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 8। देखिए इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 8, और 8 में से इसको देखिए 4 था, ये इसका डबल लिखते हैं 16, तो ये इससे कट भी जाएगा, तो इसको लिख भी सकते हैं 8 - 1/4, तो 8 चौक के 32 में से 1 चला जाएगा, 31/4, यही आंसर हमारा। अब इसको आप डिवाइड कर लीजिए जितना भी दशमलव के आसपास जाए, तो चलिए करते हैं हम लोग, कितना आ जाएगा 4 × 7 = 28, 4 × 7 = 28 कट गया, इसके बाद लगेगा पॉइंट, कितना बच जाएगा यहाँ पे 3 बच जाएगा, फिर से जाएगा 4 × 7 = 28, फिर से जाएगा 3 बार, 4 × 7 = 28, देखिए यहाँ पे 3 था तो 30 था, तो इस बार 2 बचा है, तो इस बार 2 बच गया, तो हम इसको ले जाएंगे कितने बार, इसको हम लास्ट में ले जा सकते हैं, लगभग 5 बार जाएगा। ठीक है, तो लगभग 5 बार जाएगा, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 7.75, और बट्टे में कितना आ गया 10, एक पॉइंट लगेगा तो 775। जो सबसे नजदीकी आंसर है वो दिख रहा है आपको कि कौन सा वाला आंसर होगा, 7 देखिए पॉइंट के बाद अगर 3 तक जाना है तो 4 5, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वैल्यू हमको निकाल सकती है। या दूसरा तरीका हमने क्या बताया था कि इस 60 के आसपास वाला नंबर को ढूंढिए, कि इससे छोटा, हाँ इससे जो सबसे नजदीकी होगा वो हमारे पास छोटा वाला नंबर क्या होगा, वो 49 होगा, और इससे बड़ा वाला जो हमारे पास होगा वो नंबर होगा हमारे पास 64 होगा, रूट में कितना होगा 64, तो इससे बड़ा तो आंसर आएगा ही आएगा 7 से बड़ा तो आएगा ही आएगा। प्लस में हमारे पास देखिए इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा 15 का, और देखिए इनका डिफरेंस कितने का है, एक बार देखेंगे इसका, ये जो नंबर हमारे पास दिया हुआ कि ये 60 है और ये वाला, तो ये वाले हमारे पास कितना हो जाएगा 11। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे, जो ये बड़ा वाला डिफरेंस होता है ना, इसको नीचे रखते हैं, अभी हमने बताया था कहाँ रखते हैं, नीचे। ये वाला हमारे पास डिफरेंस कितना था 15 का, नीचे हो गया, और ये वाला जो डिफरेंस होगा छोटे नंबर के साथ डिफरेंस होगा वो 11, तो ये वही सेम नंबर आ जाएगा। अगर डिवाइड करेंगे तो फिर से हमारे पास वही हमको मिलने वाला है 7.74, और आगे चलता हुआ जाएगा, और 10 से डिवाइड करेंगे इसलिए 1 दशमलव इधर चला जाएगा। तो दोनों में से कोई भी अप्रोच लगाइए, दोनों ही बेहतर अप्रोच है और दोनों से आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन 2 है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन के पैटर्न देखिए, आए हुए क्वेश्चन है सभी के सभी। a की वैल्यू 1 होगी, इसके नीचे कोएफिशिएंट 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, b की वैल्यू -2 होगी, c की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी, जो पूछा रख लीजिए, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13 1 14। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया।
कितना है 1 है, बी का मान कितना है -2 है, सी का मान कितना है 1 है। तो क्या पूछा आपसे ए बी सी का, तो 1 गुणे -2 गुणे 1 कितना हो जाएगा -2। अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करेंगे। मान 1 है, बी का मान -1 है, सी का मान -1 है, और कुछ नहीं करना है। तो ये हो गया 1 -1 और -1, ये कट गया, आंसर -1 हो गया। बस इतना ही करना था। यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ भी क्वेश्चन में ऑलरेडी बना हुआ है, 2 ऑलरेडी बाहर दिया है, नहीं दिया रहेगा तो फिर होल स्क्वायर ही नहीं बनेगा, मतलब 2 रहना ही रहना है। तो b की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, देखिए b की वैल्यू यहाँ से 2 आ गई। अब लेकिन b इधर है कहाँ, b यहाँ पे है, इसके नीचे में क्या आ जाएगा 4, मतलब इसकी वैल्यू 1/2 आ जाएगी। c की वैल्यू देखिए कितना है यहाँ पे +28 है, तो यहाँ c कितना 49 है, तो इसके नीचे में 49 कर लीजिए, किससे कट जाएगा 4/7 आ गया। और हमारे पास क्या बचा a कहाँ है, इधर देखिए a की वैल्यू 3 नहीं -3 होगा, यहाँ माइनस लिखा है तो -3, और a इधर कहाँ है 9 है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास -1/3 आ गया। अब जो पूछा कर लीजिए, देखिए इसकी वैल्यू -1/3, b की वैल्यू हमने बोला था ये 1/2 है ना, तो यहाँ पे 2 गुणे 1/2 आ जाएगा। और c की वैल्यू हमारे पास कितना दिया है -1/3, तो ये +1/3 हो जाएगा, तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, और हमारे पास बच कितना गया 1 बच गया ना। कुछ और तो नहीं पूछा था इसमें, सब कुछ सही तो किए थे हम लोग ना। तो b की वैल्यू हमने यहाँ 1/2 रख दिया था, और a की वैल्यू हमने कहाँ रखी है -1/3, और हमारे पास c की जो वैल्यू हमारे पास है, c की वैल्यू हमने यहाँ पे माइनस रखा, तो ये इसके साथ कट जाएगा, और एक आंसर आएगा जो ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है। मैच नहीं कर रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं इसको, ठीक है, हो सकता है कहीं पे कुछ गलत तो नहीं कर रहे। देखिए b की वैल्यू हम यहाँ से कंपेयर करते हैं, b की वैल्यू यहाँ से 2 आ गई, और यहाँ पे b हमारे पास 4 है, तो ये नीचे में 4 आ जाएगा। c की वैल्यू हमारे पास 28 है, नीचे में हमारे पास कितना है 49, तो 49 आ जाएगा 7 से 4 बार, और 7 से ये 7 बार आएगा, बस यही थोड़ा सा गलत कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। हाँ, ये वाली वैल्यू हमने पुट ही नहीं की, ठीक है, और ये वाला 1/2 होगा। और यहाँ पे हमारे पास a का मान जो हमारे पास होगा ना, ये थोड़ा सा उल्टा लिख रहे थे। तो देखिए a की वैल्यू हमारे पास कितनी थी यहाँ पे -3 बटे में कितना आएगा 9, तो -1/3, फिर से वैल्यू रख लेते हैं हम लोग -1/3। b की वैल्यू देखिए कितनी हो जाएगी हमारे पास 2 गुणे 1/2, और c की वैल्यू जो है ना, ये वाली वैल्यू रखनी थी जो हमने उल्टा रख दिया था वहां पे, तो ये इससे तो कट जाएगा। अब इनको बस आपको सॉल्व कर लेना है। देखिए माइनस माइनस वाला जोड़ लेंगे तो देखिए 7 और ये 12 7 -19/21, और प्लस में हमारे पास कितना है 1 है यहाँ पे, तो ये अगर हम इसको जोड़ ले 21 में से 19 चला जाएगा हमारे पास, तो ये हमारे पास 2/21 आ जाएगा, तो ये वाला सही होगा। लास्ट टाइम हमने वैल्यू क्या कर दी, अलग कर दी, इसकी वैल्यू रखी नहीं, ठीक है। तो चलिए ये ठीक है, लेकिन एक चीज समझिएगा कि ABC का मान निकालने के लिए आपको कोई तरीके का सोचना नहीं पड़ रहा है, ठीक है। ABC की वैल्यू आप बहुत इजी तरीके से निकाल लें। सोचिए जब इसको रखने में इतना टाइम लग रहा है, तो जब इसकी वैल्यू निकालनी होगी ना कितना टाइम लगेगा। तो ये क्वेश्चन, बड़े वाले क्वेश्चन के आंसर सभी लोग लगाएंगे। कैसे, a का मान 1 आएगा, b का मान, लेकिन 1 के साथ यहाँ भी 1 है ना, तो इसके नीचे में 1 ही रहेगा, a का मान 1 हो गया। b की वैल्यू देखिए यहाँ -2 है ना, तो इसके नीचे में क्या आएगा, ये वाला 4 आएगा, तो 4 से भाग दे देंगे, इसकी वैल्यू -1/2 आ जाएगी। c की वैल्यू यहाँ 20 है, इससे हम 25 से भाग दे देंगे, तो ये 4 में कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ABC का मान आ गया, रख लीजिए। a का मान कितना था यहाँ पे 1, b का मान देखिए कितना है -1/2, तो ये माइनस में कितना हो जाएगा 1, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा। c का मान 4/5 है, तो यहाँ 5 से 5 कट जाएगा, ये प्लस में कितना आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारा कट गया, और आंसर में कितना होगा 4 हो जाएगा। सीधा सीधा आंसर निकाल सकते हैं अगर थोड़ी सी नहीं दिया एग्जाम का, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये 2 दिया है ना, तो देखिए अब देखिए कंपेयर करने के लिए कभी कभी कंफ्यूज करता है। देखिए ये b की वैल्यू 28 दिया है, तो b की वैल्यू तो 28 तो होगा ही होगा, लेकिन इसके साथ b यहाँ पे है 49, तो अभी हमने थोड़ा देर पहले निकाला था, ये 7 से 4 बार, 7 से 7 बार, ये हो गया हमारे पास। दूसरा हमारे पास क्या दिया यहाँ पे c हमारे पास यहाँ पे इस तरफ हमारे पास -1 है, c की वैल्यू कितनी है, कुछ नहीं है, तो -1, c की वैल्यू कितनी है -1, इसके साथ भी 1 है, तो ये नीचे में 1 ही आएगा। और हमारे पास बचा क्या, a की वैल्यू भी -1 है, इधर भी 1 है, तो ये भी क्या आएगा हमारे पास 1 ही आएगा। अब इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। a की वैल्यू कितनी है -1, इसकी वैल्यू हमने रख दिया प्लस में 4/7 गुणे में 7, और इसकी वैल्यू देखिए -1 था, तो ये वाला क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, तो ये दोनों तो कट जाएंगे, और ये इससे कट जाएगा, यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। इज इट ओके? कि किसी परीक्षा में कुल 240 प्रश्न हैं।
जिसमें से पहले खंड में 140 प्रश्न होते हैं। पहले खंड में कितने हैं? 140। मतलब पहला वाला हिस्सा हमारे पास 140 प्रश्न का है। तो दूसरा वाला खुद ही बचा कितना? 100 में बच गया। तो देखिए कितना आ गया, 7 और 5 का अनुपात दिया, मतलब पहला और दूसरा खंड। और पहले खंड में कितना मार्क्स मिले हैं? 67%। तो ये 67% होगा। दूसरे वाले में कितना मिले हैं? 91। तो ये 91 हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास ये देखना है कि जो आंसर होगा ना वो 67 से ज़्यादा आएगा, और ज़्यादा आएगा तो ये कितना ज़्यादा है पहले तो ये देखना है। तो ये हमारे पास ज़्यादा दिख रहा है, इससे 24 ज़्यादा है, 24% ज़्यादा है इस वाले 67 से। तो अकेले नहीं है इसमें, क्योंकि यहाँ अनुपात में 5 है, तो ये 5 से गुणा कर देंगे और ये कितना हो जाएगा? 120। अब 120 कितने लोगों में बटेगा, ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है। तो कितने लोग हैं टोटल? सभी लोग देखिए, 7 इधर 5 इधर, 12 लोगों में बट जाएगा और आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 77। कैसे? ये वाला 10 और ये वाला 67 मिलकर कितने होंगे? 77। देन आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगर ये समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करके जाएंगे, ठीक है। और फिर मैं इसका यूज़ आपको हर एक चैप्टर में बताऊंगा, ठीक है। अभी तक आप लोगों ने अगर पहले से भी पढ़े होंगे तो आपको ये पता होगा कि कैसे इस बेसिक क्वेश्चन लगाते हैं, लेकिन मैं आपको हर जगह इसको अप्लाई करना सिखा दूंगा कि हर क्वेश्चन में कैसे अप्लाई होता है, जो जो टॉपिक में, हर एक टॉपिक में हम अलग से दिखाते हैं आपको। देखिए पहले तो ये देखिए एक और क्वेश्चन, अगर सब्जेक्ट वाला दे दिया तो क्या करेंगे? क्या बोला कि एक बैंक परीक्षा में 4 विषय होते हैं, गणित, अंग्रेजी, रीजनिंग और जीएस। इसमें पूर्ण अंक क्रमशः दिए हुए हैं, अंक इसमें दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पे जो है ना सबके वैल्यू दिए, 156 दिया हुआ है, 130 दिया हुआ है, 104 दिया हुआ है, और हमारे पास कितना दिया? 85 दिया हुआ। 85 13 13 13 13 से 85 कटेगा नहीं तो इसको 65 ही कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन बनाने के ऊपर है, एक नंबर ऐसा होना चाहिए। अगर नहीं भी कटता तो कोई दिक्कत नहीं, इसको 65 करके करेंगे तो शायद और इजी तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया? मान लीजिए 65 हो गया, तो इनका पहले अनुपात बना लीजिए आप खुद ही। 13 से देखिए सब कट रहे हैं, 13 से कितने बार में? हाँ, 13 से ये 12 बार में, 13 से ये 10 बार में, 13 से ये 8 बार में, 13 से ये 5 बार में। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में देखिए कि पहले वाले चैप्टर में कितना है? 68% है, दूसरे वाले में कितना है? 70% है, तीसरे वाले में कितना है? 73% है, और चौथे वाले में कितना है? 70% है। तो सबसे छोटे वाले को आंसर ले लीजिए। सबसे छोटा वाला कितना है हमारे पास? 68% तो होना ही होना है। अब देखिए 68 ये हो गया। अब इससे ज्यादा कितना है? ये 2, और 2 में कितने लोग हैं? 10 लोग हैं, तो ये 20 इसका आ गया। अच्छा, इस वाले का कितना ज्यादा है? ये 5 ज्यादा, 5 वाटे 40, इसका 40 ज्यादा है। इस वाले में कितने ज्यादा है? 2, 5 दूना 10, यहाँ भी 10 ज्यादा है। और किससे डिवाइड होगा वो देखिए, सभी को जोड़ेंगे जितने लोग यहाँ पे हैं, तो ये हमारे पास होगा 12 10 22 30 और 35। 35 से जरूर कटने वाला नंबर होना चाहिए। देखिए 60 20 40 60 10 70 2 बार में कट जाएगा, ये 2 बार में कट गया, यानी आंसर कितना आ गया हमारे पास? सिर्फ 70%। तो बड़े बड़े क्वेश्चनों को आप बहुत कॉमन तरीके से कर सकते हैं। जो आपका एग्जाम में टाइम लेते हैं उन क्वेश्चनों के लिए जेएसएम सबसे यूनिक तरीका होता है, ठीक है। जहाँ पे आपको बेसिक अलग अलग वैल्यू को बढ़ाना होता है या चेंज करना पड़ता है, वहाँ पे टाइम ज़्यादा लग जाता है। रेशियो के अलावा अगर नंबर लेके करते हैं तो वहाँ पे जेएसएम सबसे यूनिक अप्रोच होता है। जेएसएम के साथ साथ हम आपको नेक्स्ट वाले में आपको बताने वाले हैं, जेएसएम के अलावा हम इसका एक नया छोटा भाई और बनाया है मैंने, टीएसएम क्या होता है, टीएसएम के बारे में भी हम लोग समझेंगे। वो इससे भी ज़्यादा खतरनाक तरीका होता है, उसके बारे में भी आप लोग कमेंट करिएगा तो हम टीएसएम का भी आपको बताएंगे कि टीएसएम का यूज़ कैसे करते हैं, आजकल के नए क्वेश्चनों में कैसे अप्लाई होगा, वो भी चीज़ें आपको बताई जाएंगी ट्रिक के अंदर में। लेकिन सभी लोग पहले तो वीडियो को लाइक और कमेंट साथ में करते हुए बताएंगे हमको, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो को भी लेते आएंगे, ठीक। एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात दिया हुआ 2-3, तो अनुपात यहाँ पहले से बना दिया। पिछले वाले क्वेश्चन में अनुपात नहीं बना था, तो इसमें अनुपात पहले से बना हुआ है 2-3 का। एक में 15% पास है, दूसरे में 20, तो इस 15 से तो ज़्यादा ही आंसर होगा पहला चीज़। अगर हम पास वाला निकालें तो कितना ज़्यादा होगा थोड़ा देखिएगा, ये कितना ज़्यादा है? 5 ज़्यादा है। 5 ज़्यादा, इसमें कितने लोग हैं? 3 लोग, मतलब 15 ज़्यादा बटेगा और कितने लोगों में? 3 2 5 लोगों में। तो ये हमारा आ गया 18%, मतलब टोटल 18% लोग पास हैं। लेकिन आपसे पूछा क्या है कि उन छात्रों का प्रतिशत निकालने जो छात्रवृत्ति धारक नहीं है। अच्छा, पास फेल नहीं है, यहाँ पे हमने पूरा क्वेश्चन में नहीं पढ़ा किनको छात्रवृत्ति मिलती है, ठीक है। तो अगर 18 लोगों को मिलती है तो बचे हुए सबको नहीं मिलता होगा, मतलब कितना? 82% लोगों को नहीं मिलता होगा, ठीक है। सीधा सीधा आंसर निकाल सकते हैं। देखिए फिर से समझिए, कितना समय लगा है? 16 सेकंड बराबर रिलेटिव डिस्टेंस होता है। तो जो दो सिस्टम एक दूसरे को पार कर रहा है उसके लंबाई का योग, तो दो समान लंबाई का रेलगाड़ी है तो पहला का लंबाई x मान लेते हैं, दूसरा का भी x, तो 2x हो गया। अब रिलेटिव डिस्टेंस वही हो गया। नीचे में लिखते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, तो रिलेटिव वेलोसिटी में या तो दोनों के चाल को जोड़ते हैं या घटाते हैं। जोड़ते तब जब विपरीत दिशा, घटाते तब है जब सेम डायरेक्शन। तो यहाँ एक ही दिशा में चला है तो घटाइए, 51 में से 42 घटाइए 9, और चूंकि यह किलोमीटर पर आवर में है तो इसमें 5/18 से आप गुना कर दीजिए, आंसर आपका यहाँ से आ जाएगा। सोल्व करिए इसको, देखिए 9 से काटेंगे, 9 दूना 18 हो जाएगा। अब जो नीचे में 2 है वो कहाँ चला जाएगा? ऊपर, तो 16 गुने इधर क्या हो जाएगा आपका? 5 हो जाएगा, बराबर
ऊपर जाके गुना हो जाएगा तो 2 दूना 4x हो जाएगा। देखिए बट्टा के नीचे बट्टा में 2 है तो 2 ऊपर जाके गुना होगा 4x हो जाएगा। और 5 देखिए इधर भाग में इसमें गुना हो जाएगा। 4 से काटे या 80 है, 80 है ना, 4 से काटेंगे कितना बार में कट जाएगा 20 बार में। तो 20 वैल्यू किसका हो गया, x का। x क्या माने थे, प्रत्येक रेलगाड़ी का लंबाई। तो प्रत्येक रेलगाड़ी का लंबाई आपका कितना मीटर होगा, 20 मीटर। के अनुपात में 2 ही लोग आए, 3 लोग आ सकते हैं, 4 लोग आ सकते हैं, 5 लोग आ सकते हैं, जैसा भी क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से कर सकते हैं। देखिए इसमें देखिए 6 है, 4 है, 7 है, क्वेश्चन भी हमने नहीं पढ़ा। और इनका जो परसेंटेज में इंक्रीमेंट हुआ है वो कितना है, ये अलग अलग तीनों दिया। तो सबसे छोटा वाला आंसर कितना है 6.5 और सबसे बड़ा वाला कितना है 11.5। मतलब जब भी आंसर होगा इन दोनों के बीच में ही आएगा। तो सारे आंसर इनके बीच में है तो आंसर तो होगा। अब 6.5 से ये वाला कितना ज़्यादा है तो आप बोलेंगे ये तो 4 ज़्यादा है। और ये वाला कितना ज़्यादा है तो बोलेंगे ये वाला 5 ज़्यादा है। तो यहाँ 5 सत्ते 35 लोग हैं, यहाँ 6 4 गुणे 4 16, 35 और 16 51, 51 को सब में बांट देंगे, 6 4 10 17, 17 से 3 बार में कट जाएगा और 6.5 में 3 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 9.5%। 9.5 है क्या इसमें, पहला वाला आंसर है। मतलब आप क्वेश्चन को देख के सिर्फ आंसर निकाल सकते हैं कैसे निकलने वाला है आंसर। देखिए पहला कंडीशन आपका एक ही होना चाहिए यहाँ पे पूरे क्वेश्चन में। कभी भी इस पैटर्न में क्वेश्चन मिल जाए तो आपको यहाँ बाहर में 2 ही रखना है, 2। क्योंकि क्यों 2 रखना होता है, इसका रीजन होता है क्योंकि जब हम a+b का होल स्क्वायर लगते हैं तो 2a 2b 2c ऐसे ही बनता है हमारे पास। तो ये वाला 2 रखेंगे तो यहाँ तक 8 था तो ये 4 अंदर चला जाएगा सभी के साथ। तो ये वाला हो जाएगा 4a 4b 4c। जो चीज़ हमारे पास बाहर में क्या होगी 2 होगी और यहाँ से 4 अंदर चला गया। अब जो वैल्यू यहाँ पे इसके साथ मल्टीपल में होगी वही इसका आंसर हो जाएगा। जैसे a के साथ 4 है ना तो a की वैल्यू 4 आ जाएगी, b के साथ 4 आ जाएगी, c के साथ 4 है तो 4, और यही सेम आंसर आएगा abc का। करना कुछ भी नहीं है, बाहर में सिर्फ 2 रखना है। ये सब क्या दिया है इसको छोड़िए, अभी नंबर जो दिए वो आपको सेट करने के लिए दिया जाता है। मतलब आपको बाहर में 2 रखना है, अंदर में जो भी रहेगा। अगर ये मान लीजिए -4 रहता तो माइनस में आंसर आता, प्लस होता तो प्लस। ए बी सी का मान निकल गया, बाकी आपकी मर्जी। यहाँ रख लेंगे इसको, क्यूब रूट कर लीजिए यहाँ पे अंदर में। 4 का क्यूब कट जाएगा, सिर्फ 4 का क्यूब बचेगा और आंसर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। समझ पाए या नहीं समझ पाए और क्वेश्चन से समझिए। अब कुछ लोग सोचेंगे क्या ये हर जगह अप्लाई होगा, हर एक क्वेश्चन में होगा, सभी क्वेश्चन लिए गए जितने भी हैं। अब यहाँ पे देखिए ऑलरेडी 2 बना के ही देता है, कभी कभी तो आपको 2 पहले से ही बना रहता है तो आपका टेंशन तो आधा खत्म। देखिए 2 पहले से बना मतलब a की वैल्यू 8 हो गई, a बराबर 8, b बराबर 5, c बराबर -9 हो गया आंसर। abc का मान आ गया। जो इसके साथ कोफिशिएंट होगा वही सेम इसकी वैल्यू होगी। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए इनका भी कोफिशिएंट देखते हुए चलिए कि इनके साथ क्या है हमारे पास, क्या 1 1 1 है। तो एक्चुअल में जो ये इधर वाला कोफिशिएंट होता है ना इसमें डिवाइड होता है 1 से 1 से 1 से, लेकिन 1 से डिवाइड करने से फर्क पड़ता नहीं है तो हम ऐसे ही छोड़ दीजिएगा 8 और हमारे पास 5 और -9। बाकी आपके ऊपर है इसको सॉल्व करना। कैसे, 8 है तो 8 गुणे 4 32 हो जाएगा, प्लस यहाँ b की वैल्यू 5 है तो 5 8 है 40 हो जाएगा, और माइनस में हमने यहाँ c की वैल्यू -9 था तो ये +9 हो जाएगा। तो ये हमारे पास कितना आ गया, ये 49 हो गया और ये 81 हो गया और आंसर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। सही तो जोड़े हैं ना, एक बार जोड़ लेंगे। ये 49 50 और 81 और 9, ठीक है। तो +-9 भी हो सकता है, 9 भी जैसा ऑप्शन में दिया रहेगा वैसा करेंगे। ये जो 1 है ना, एक बार मैं फिर से समझा रहा हूँ, समझिएगा इसको। बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है और डायरेक्ट आंसर आता है आपका इसमें। जैसे a की वैल्यू देखिए यहाँ बाहर में 2 मिल गया ना, आपका सारा काम यहीं पे कंप्लीट है। तो a की वैल्यू 8 आ गई, इसके साथ में हम इसके कोफिशिएंट का a वाले का भाग देते हैं, ठीक है। b की वैल्यू यहाँ से 5 आ गई, इसके साथ कोफिशिएंट क्या 1 है तो 1 से ही भाग देंगे। c की वैल्यू देखिए -9 है, 1 से भाग दे देंगे क्योंकि इसके साथ भी। क्यों ऐसा हम कर रहे हैं, क्योंकि इसके साथ भी कभी कभी नंबर दे देता है तो उससे भी डिवाइड करना पड़ता है। तो ये abc का मान आ गया, वैल्यू रख लीजिए जो भी करना है। और क्वेश्चन देखिए, ठीक है, कैसे अप्लाई होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन है जो अभी 2021 में पूछा गया है और मैक्सिमम लोग नहीं कर पाए इसमें। तो हमने क्या बोला, बाहर में हमको सिर्फ 2 ही रखना है। क्या रखना है, 2। तो ये √3 कहाँ आ जाएगा, इसके साथ आ जाएगा। √3 यहाँ आ जाएगा, √3 यहाँ आ जाएगा। अगर इस बाहर को अंदर कर लें और √3 इसके साथ भी आ जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो x का मान क्या आ जाएगा, √3, ठीक है। लेकिन इसका साथ कोफिशिएंट कितना, 1, तो 1 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3, इसके साथ कोफिशिएंट क्या है 4, तो यहाँ 4 आ जाएगा। और z के लिए वैल्यू हमारे पास √3, इसके साथ कोफिशिएंट क्या दिया हुआ 3, तो इसके नीचे में 3, तो इसको हम 1/√3 भी लिख सकते हैं। अब जो पूछा है वो कर लीजिए। x का मान कितना हमारे पास है, √3 है, माइनस में 4 गुणे y का मान है √3/4 है, और प्लस में 3 गुणे में 1/√3 है। तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, और ये हमारे पास कितना आ गया 3/√3, और इसको चाहे तो आप √3/3 भी लिख सकते हैं।
ठीक है। √3 से ऊपर नीचे गुणा कर, नहीं ये तो उल्टा लिख दिया मैंने, ये √3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये वाला 3 कट जाएगा, सिर्फ √3 आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। सारे अलग अलग अप्रोच हो सकते हैं। ठीक है, मैं खुद ही क्लास में आपको 5 अलग अलग तरीके से बताता हूँ, लेकिन जेएसएम एक ऐसा अप्रोच है जो आपको क्वेश्चन को ईजी बना देता है। इसमें हम जूनियर वाली वैल्यू को लेते हैं। जेएसएम के नाम से ही पता चलता है, जैसे जूनियर वाली वैल्यू जो होगी हमारा, ये तो जब भी होगा इससे ज़्यादा ही आंसर आएगा। ठीक है, और जो मैक्सिमम वाली वैल्यू होती है उससे हमारा आंसर क्या होता है, कम आता है। मतलब इन दोनों के बीच में ही आंसर हमारे पास लाई करेगा। अगर इनके अलावा कोई आंसर दे रहा है फिर तो वो आंसर वैसे भी गलत है। एक तो ये भी तरीका हो गया एलिमिनेट करने का, जैसे ये वाला गलत है, ये वाला गलत है, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं हो ही नहीं सकते, क्योंकि जब भी आंसर होगा इन्हीं दोनों के बीच में आएगा। अब फिर हमको, लेकिन हम अपने मेथड पे आते हैं। जेएसएम क्या होता है, जेएसएम का मतलब इससे जो जूनियर वाली वैल्यू ये तो आंसर आएगा, हम बस ये देखते हैं इस जूनियर वाली वैल्यू से दूसरी जो वैल्यू है वो कितनी ज़्यादा है। तो हमने देखा ये 11 ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है, 11 है। और ये कितने लोगों पे है, 5 लोग हैं इसमें, रेशियो में कितने हैं, 5, लड़कियां कितनी हैं, 5। तो 11 × 5 55, और यही 55 सभी में बराबर बराबर बांट देंगे। ठीक है, 55 को बराबर बांट देंगे तो कितना हो जाएगा, एक लोगों में देखिए 55 है हमारे पास और 6 और 5 11 लोगों में बांटना है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, हाँ कितना हो जाएगा, 11 × 5 55, मतलब 5 यूनिट और बढ़ जाएगा, 75 और 5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। अभी भी नहीं समझ में आया, फिर से समझिए, लिख के समझिए कैसे हम करते हैं इसको। जैसे हमारे पास बॉयज़ एंड गर्ल्स का जो रेशियो था वो कितना था हमारे पास, 6 और 5 का था। और हमारा इसमें लड़के जो पास थे वो 75%, लड़कियाँ जो पास थी वो कितने थे, 86% थे। तो आपका जो आंसर होगा ना, हमेशा छोटा वाला जो आंसर होगा, छोटी वाली वैल्यू इससे ज़्यादा आएगा। कितना ज़्यादा आएगा वो कैसे निकालेंगे, बस वही आपको यहाँ पे सीखना है। तो हम देखेंगे इससे ये, इस वाले नंबर से ये कितना ज़्यादा है दूसरा वाला। तो हमने देखा ये 11 ज़्यादा है, तो ये 11 अकेले नहीं है, इसमें कितने लोग हैं, 5 लोग। अगर यहाँ पे 1 का अनुपात दिया होता तो 1 ही लोग होते, तो 5 लोगों का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया 55। ये 55 जो होगा ना सब में बटेगा इक्वल। ठीक है, जैसे हम का रूल क्या है, सबको बराबर बराबर बांट दीजिए। तो टोटल सभी लोगों में, तो सभी लोग कितने हैं, बॉयज़ और गर्ल्स मिला के देखें तो 6 और 5 11, सिर्फ 11 से डिवाइड कर लीजिए और यही हमारा आंसर हो गया। देखिए 75 ये और 5 ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो आप सीधा सीधा आंसर निकाल सकते हैं, थिंक विदाउटिंग, मतलब अपने माइंड में कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं बिना कुछ लिखे। कितना ये दूध पानी का रिप्लेसमेंट वाला सवाल आपने जरूर देखा होगा, पर बिना फॉर्मूला के सवाल कैसे करना है मैं आपको सिखाऊंगा मेरे दोस्त। हमारे पास 50 लीटर शुद्ध दूध का एक कंटेनर है, इसमें से 10 लीटर दूध निकालकर उसकी जगह 10 लीटर पानी मिला दिया जाता है, फिर दोबारा 10 लीटर मिश्रण निकाल के फिर पानी मिला दिया जाता है। ये प्रोसेस कुल 3 बार दोहराया गया। अब बर्तन में पानी और दूध का अनुपात क्या है, तो बच्चों हम कर क्या रहे हैं, 50 लीटर दूध है उसमें से 10 लीटर निकाल रहे हैं, यानी कि 1/5, 1/5 हम निकाल रहे हैं। तो बचा कितना, 1 में से 1/5 निकाल लिया तो बचा 4/5 दूध बचा। 3 बार प्रोसेस किया तो आपको पावर 3 करना है, बस ये लॉजिक है मेरे प्यार भी। 4 का क्यूब 64 और नीचे 5 का क्यूब 125। यानी 3 बार प्रोसेस करने के बाद अगर बर्तन में बचा हुआ दूध 64 है तो टोटल मिश्रण 125 है, तो वाटर कितना होगा, 125 में से 64 घटाइए 61 आ जाएगा। ये वाटर मिल्क का रेशियो होगा, यानी कि मेरे भाई सवाल का सही आंसर तो सी है। अब आप एक क्वेश्चन इस पे करके देख लीजिए।